दोस्तों, हमारे लिए दोनों ही पड़ोसी मुल्क, फिर चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, बहुत जरूरी हैं। जहां चीन 1950 से एक स्टेबल कम्युनिस्ट सरकार चला रहा है, वहीं जिन्ना से लेकर इमरान खान तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कई बदलाव आए हैं। पाकिस्तान के इस 74 साल के इतिहास में अब तक 4 गवर्नर जनरल, 19 प्रेसिडेंट्स और 28 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। और ये सब तब है जब करीब 24 सालों तक पाकिस्तान एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर रहा है। यानी कि पाकिस्तान में 50 साल के अंदर ये 28 प्रधानमंत्री आए हैं। और इतिहास गवाह है कि आज तक एक भी प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना पूरा टर्म खत्म नहीं कर पाया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कब कब पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या बदलाव आए, आज जानेंगे हम सब इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। पाकिस्तान की इस अजीब सी पॉलिटिकल हिस्ट्री की नींव दरअसल शुरुआत में ही रख दी गई थी। जिन्ना को जब पाकिस्तान मिला तो उन्होंने भारत की तरह उसे एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो बनाया, लेकिन जिन्ना खुद प्रधानमंत्री नहीं बने और उन्होंने ये पद लियाकत अली खान को देकर गवर्नर जनरल का पद संभाला। क्योंकि जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाने में इतनी मेहनत की थी, इसीलिए वो सारी पावर अपने पास रखना चाहते थे, जिस कारण जिन्ना ने प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकत गवर्नर जनरल को दी। पाकिस्तान बनने के करीब 1 साल बाद ही जिन्ना की मौत हो गई और 1951 तक लियाकत अली खान को भी एक पठान हत्यारे ने मौत की घाट उतार दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल टेंशन का माहौल आ गया। 1951 से 1957 के बीच गवर्नर जनरल के पास ही ज्यादा पावर रही और इस बीच 6 प्रधानमंत्रियों को अलग अलग गवर्नर जनरल्स ने सस्पेंड किया। लियाकत अली खान ने अपनी मौत से पहले पाकिस्तानी सियासत के लिए एक अनोखा काम कर दिया था। उन्होंने 1951 में पाकिस्तानी आर्मी चीफ के रूप में अयूब खान को अपॉइंट कर दिया था। अयूब खान पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ थे, क्योंकि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ दोनों ही अंग्रेज थे। कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करें तो पाकिस्तान में जिन्ना के बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन, जो कि ईस्ट बंगाल से आते थे, उन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसके बाद मलिक गुलाम मोहम्मद को, वही मोहम्मद जिनका नाम आजादी से पहले मोहम्मद और महिंद्रा नाम की ऑटोमोबाइल कंपनी में शामिल था, आजादी के बाद ये कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई थी। खैर, मलिक गुलाम मोहम्मद के बाद पावर में आए सिकंदर मिर्जा, जो कि मीर जाफर के परपोते थे। मीर जाफर जिन्होंने अंग्रेजों के साथ देकर भारत में सिराजुद्दौला को हराया था। सिकंदर मिर्जा ने उस वक्त 13 दिन प्रधानमंत्री रहे नूरुल अमीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया और अयूब खान के साथ मिलकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। इसके बाद में मार्शल लॉ लगने के सिर्फ 20 दिन बाद ही अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को बर्खास्त कर दिया और सिकंदर मिर्जा को देश के बाहर करके वो खुद पाकिस्तान के लीडर बन गए। 1958 से 1969 तक अयूब खान ने पाकिस्तान पर राज किया और इसके बाद 1969 से 71 में जनरल याहिया खान ने 1970 में हुए इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने इलेक्शन जीता और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाने वाला था। लेकिन याहिया खान पाकिस्तान में एक बंगाली को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देख सकते थे। वो तो चाहते थे कि उनका चहेता जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने। इसके बाद मुजीबुर रहमान को जेल हो गई, बंगाल में विरोध हुआ, पाकिस्तान ने सेना भेजी, भारत को भी इस जंग में उतरना पड़ा और आखिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और अब ईस्ट बंगाल बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान से अलग हो गया। इस जंग में हार के कारण याहिया खान को इस्तीफा देना पड़ा और कुछ वक्त के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पावर एंजॉय की। उन्होंने कमजोर जनरल जिया उल हक को भी अपने आर्मी चीफ के रूप में नियुक्त किया, लेकिन कुछ ही वक्त में जिया ने अपनी असली रंग दिखाई और भुट्टो सरकार का तख्ता पलट कर दिया और अपने प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुना दी। जिया ने पाकिस्तान पर अगले 9 साल तक शासन किया, जिसमें उन्होंने इस्लामिक स्टडीज ऑफ स्कूल को कंपलसरी कर दिया। जिया ने अगले कई सालों तक इस्लाम को इस्तेमाल करते हुए पब्लिक सेंटिमेंट बनाए रखा और इस बीच उन्होंने इलेक्शंस भी करवाए, लेकिन इस इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज बैंड थी। ये एक पार्टीलेस इलेक्शन था जिसमें मोहम्मद खान जुनेजो को प्रधानमंत्री चुना गया, लेकिन जिया को डर था कि कहीं इस कदम से उनकी ताकत खतरे में न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने संविधान में संशोधन दिया और खुद को ये पावर दे दी कि वो जब चाहे किसी प्रधानमंत्री को डिसमिस कर सकते हैं। इसे 8th अमेंडमेंट कहते हैं। 1988 में जिया की मौत हो गई और फिर से इलेक्शन हुए, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी, लेकिन करप्शन के चार्जेस लगाकर 2 साल के अंदर ही पाकिस्तानी राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान ने जिया के 8th अमेंडमेंट की पावर से उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद नवाज शरीफ की एंट्री पॉलिटिक्स में हुई और वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनकी सरकार को ही करप्शन के ही चार्जेस पर 1993 में डिसमिस कर दिया गया। 1993 में फिर से बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री पद के तौर पर लौटी, लेकिन 1996 में
फिर से उन्हें डिसमिस कर दिया गया। 1997 में शरीफ वापस पावर में लौटे। नवाज शरीफ ने अपने लिए एक और इस 8th अमेंडमेंट को हटाकर खुद की पोजीशन को मजबूत किया। इसके साथ साथ उन्होंने कमजोर जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ नियुक्त किया। इस आर्मी चीफ ने बिना शरीफ की जानकारी के 1999 में कारगिल का युद्ध शुरू कर दिया था, और जब कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की हार हो गई तो शरीफ ने मुशर्रफ पर एक्शन लेने का सोच लिया, लेकिन मुशर्रफ ने पासा पलट दिया और नवाज शरीफ का ही तख्ता पलट करते हुए उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया और खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। कई पाकिस्तानी लोग मानते हैं कि मुशर्रफ का समय पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा समय था, क्योंकि मुशर्रफ ने मौलानाओं की ताकत को कम कर दिया था और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सफाई शुरू कर दी थी। लेकिन फिर 9 सितंबर 2001 में अमेरिका पर अल कायदा ने एक आतंकवादी हमला कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करते हुए जिहादियों को सबक सिखाने की ठानी। लेकिन अमेरिका को इसमें पाकिस्तान का साथ चाहिए था। पाकिस्तान इस जंग में नहीं उतरना चाहता था, लेकिन अमेरिका की क्लियर पॉलिसी थी कि अगर आप इस जंग में हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे खिलाफ हैं। इसे देखते हुए मुशर्रफ को इस जंग में अमेरिका का साथ देना पड़ा। लेकिन इसमें परेशानी ये आई कि अमेरिका के ड्रोन्स कई बॉर्डर के पाकिस्तानी इलाकों पर भी हमला कर रहे थे, जिससे पाकिस्तानी लोगों की जानें जा रही थी। इसने मुशर्रफ को काफी अनपॉपुलर कर दिया। वाजपेयी के साथ हुई आगरा समिट से पहले मुशर्रफ ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उनके देश में उनका विरोध बढ़ता ही गया। 2004 में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को तोड़कर PMLQ बनाई और जफरुल्लाह जमाली को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन मुशर्रफ अभी भी राष्ट्रपति थे और पावर उन्हीं के हाथ में थी। लेकिन इस प्रधानमंत्री के होने से भी मुशर्रफ की इनसिक्योरिटी बढ़ती गई और उन्होंने 17th अमेंडमेंट के तहत 8th अमेंडमेंट की पावर को फिर से बहाल कर दिया और अब वो जब चाहे से हटा सकते थे। 2007 आते आते मुशर्रफ के खिलाफ प्रोटेस्ट अपने चरम पर थे और उन्हें सत्ता छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद भुट्टो की पार्टी PPP पावर में आई, लेकिन बेनजीर भुट्टो की भी हत्या की जा चुकी थी। PPP ने कोलिशन में ये सरकार चलाई और यह पाकिस्तान की पहली सरकार थी जिसने अपने 5 साल पूरे किए। हालांकि अभी तक कोई 5 साल पूरे करने वाला प्रधानमंत्री नहीं आया था। फिर 2013 में नवाज शरीफ सत्ता में लौटे, लेकिन वो फिर से करप्शन के चार्जेस के चलते सत्ता से बाहर हो गए। 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बने, लेकिन कोविड और इकोनॉमी के मिसमैनेजमेंट के चलते इसी साल यानी 2022 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने के कारण उन्हें भी सत्ता से बेदखल कर दिया गया। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री को संवैधानिक तरीके से पाकिस्तान में सत्ता से बाहर किया गया है। लोग इसे इमरान खान की हार के बजाय पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की जीत भी बता रहे हैं। इस हिस्ट्री को जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान अब सचमुच एक डेमोक्रेसी बन चुका है, या फिर आने वाली सरकारों का हाल भी पिछली सरकारों की तरह ही होगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें।